गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। रिवाइज करते हैं आप लोग या नहीं? यस सर। हाँ, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ? और जितना आप घर पे पढ़ोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, और जितना आप कम पढ़ाई करोगे घर पे उतना आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा दिन ब दिन। चलो अब बता दो मुझे, कितना एटीपी मॉलिक्यूल टोटल बनता है ग्लाइकोलाइसिस के समय? 6 और 8। 6 या 8। और अगर मैं आप लोगों से कहूँ डायरेक्टली कितना एटीपी बनता है ग्लाइकोलाइसिस में? 4 सर। दो यूटिलाइज होता है, दो दो 2। फिलहाल डायरेक्ट बनता कितना है? डायरेक्ट कितना बनता है? 4 सर। 4 है ना। और जब 2 यूज हो जाएगा तो उसमें नेट बचेगा फिर 2 ही। तो अब बच्चों बता दो मुझे, जो वो डायरेक्ट एटीपी बनता है, तो डायरेक्ट एटीपी बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वेरी गुड, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ कहाँ पे होता है? 7 स्टेप एंड 10 स्टेप। वेरी गुड है। तो जरा कितना NADH बनता है इसमें ग्लाइकोलाइसिस में? 2 NADH सर। 2 NADH। और एक NADH कितने एटीपी के बराबर होता है? 3 सर। वेरी गुड, 3। और एक FADH कितने एटीपी के बराबर? 2 सर। 2। जरा आप लोग मुझे शटल्स का नाम बता दो, क्या क्या शटल मैंने बताया था? ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट Glycerol शटल, 3 phosphate and malate aspartate shuttle. ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। हाँ, किस शटल जाने से 2 ही एटीपी मिलता है NADH से? Glycerol सर। ग्लाइसरॉल डाइट 3 फॉस्फेट। यस सर। अब बताओ मुझे कितना इरिवर्सिबल स्टेप्स था ग्लाइकोलाइसिस में? सर 3 रिवर्सिबल है, 1, 3 and 10। वेरी गुड, 1, 3 and 10 ना। और कौन सा स्टेप जो है, टोटल नंबर क्या था रिवर्सिबल स्टेप्स का? 7 स्टेप। 7 स्टेप बाकी 7 स्टेप रिवर्स। तो अभी आप लोगों ने लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है अपने कॉपी पे? लास्ट वाला पॉइंट कोई मुझे लास्ट वाला पॉइंट बता दो, क्या लिखा है? रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, इसका 2 पॉइंट था। दे आर इनहिबिशन और एक्टिवेशन। आप लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो। राइट डाउन अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आप लोग लिख लेना हाउ मेनी Now we should memorize the enzymes or what? हाँ, Now we should memorize the enzymes or what? या यू हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग। जो मैंने आप लोगों को बताया ना, हर कोई चीज आप लोगों को मेमोराइज करना है, चाहे स्टेप्स हैं चाहे एंजाइम्स हैं। चलो आप लोग बता दो मुझे एंजाइम्स का नाम। जरा पहला स्टेप का एंजाइम का नाम बताओ। हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, गुड। चलो सेकंड एंजाइम का नाम बताओ। फॉस्फोआइसोमरेज। वेरी गुड। थर्ड एंजाइम का? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। और फोर्थ का? एल्डोलेस। एल्डोलेस। फिफ्थ का? डिहाइड्रोजनेस। और ट्राइस फॉस्फेट आइसोमेरेज, गुड। हाँ, और सिक्स्थ का? ग्लाइसरॉल फॉस्फेट्स आर डिहाइड्रोजनेस। डिहाइड्रोजनेस। और सिक्स्थ एंजाइम का? 7 सर। ग्लाइसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लाइसरेज काइनेज। और फिर नेक्स्ट एंजाइम का? फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। और नेक्स्ट एंजाइम? एनोलेस। एनोलेज। जरा लास्ट वाला एंजाइम का नाम बताओ। पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज। बच्चों कौन कौन एंजाइम जो है ग्लाइकोलाइसिस का, अगर हम उनको बंद करेंगे, इनहिबिट करेंगे या एक्टिवेट करेंगे, और पूरा ग्लाइकोलाइसिस ही बंद हो जाएगा। जरा उन 3 एंजाइम का नाम बताओ जिनको हम रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं। सर हेक्सोकाइनेज, पीएफके, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पाइरुवेट काइनेज सर। वेरी गुड। आप लोग बता दो मुझे कौन सा एंजाइम को हम पेस मेकर एंजाइम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस का? पीएफके 1 सर। PFK1, ठीक है, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस का पेस मेंटेन करेगा। अगर हम इसको बंद करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस बंद हो सकता है। और लेकिन और भी 2 एंजाइम। हाँ जी
Sir, this one not understood, sir. Which one? सर पीस मेकर वन ये बोल रहा है। ओके, पेस मेकर मतलब क्या होगा, जरा मुझे 3 आप बता दो एंजाइम्स का जो रेगुलेटरी एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस का। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, PFK1 एंड पाइरुवेट काइनेज। और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस के पेस को, स्पीड को रेगुलेट कर सकता है, जरा वो कौन सा एंजाइम है? PFK1 सर। PFK1। तो इसीलिए PFK1 को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज द पीस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। चलो अब आप लोग क्वेश्चन लिख लो, राइट डाउन अ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन लिख लेना। हाउ मेनी ATPs are formed directly in glycolysis? Sir, 36 to 38 or not, sir? No, direct बताया। 4 सर 4। हाँ, how many ATPs are directly formed in glycolysis? बच्चों क्या होगा इसका आंसर? 4 होगा। तो वहां पे आप लोग आंसर जो है यू विल राइट देयर 4 ATP। और बच्चों क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? सर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये था पहला स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन का, और जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। तो बच्चों अब सेकेंड स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस का है, और वो है एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो यह आप ऐसे मत लो क्योंकि आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में भी स्टेप सेकेंड लिखा है। तो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द लिंक रिएक्शन। तो इसमें आप लोग लिख लेना, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन the pyruvate formed by glycolysis is converted to acetyl coenzyme A. During aerobic respiration, the pyruvate formed by glycolysis is converted to acetyl coenzyme A by pyruvate dehydrogenase. और बच्चों इस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को हम लोग शॉर्टली PDH लिखते हैं। अब आपको आज से याद रखना है व्हाट इज PDH? पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और जो पायरुवेट को कन्वर्ट करता है इसमें एसिटाइल कोएंजाइम A में। और जब ग्लाइकोलाइसिस से कितना पायरुवेट बना था? 2 सर। 2। तो इसीलिए यहाँ में 2 एसिटाइल कोएंजाइम A भी बनेंगे। तो पहले हम इस रिएक्शन को देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट का कितने प्रोडक्ट एग्जैक्टली बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ग्लाइकोलाइसिस से हमें 2 पायरुवेट मिला था, और बच्चों ये 2 पायरुवेट के साथ अब 2 NAD प्लस आएगा। और फैन थोड़ा ऑन कर दीजिए। और यहाँ पे एक एंजाइम आएगा। नाउ टेल मी द नेम ऑफ एंजाइम। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और प्लस यहाँ में अब मैग्नीशियम का जरूरत होगा। और बच्चों ये 2 पायरुवेट जो हैं, ये यहाँ में अब एक और कोएंजाइम की जरूरत होगी, और उसको हम लोग डायरेक्टली कहते हैं कोएंजाइम A। तो यहाँ में आप अंदर कर लेना, कोएंजाइम A आएगा। और बच्चों यहाँ से बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो और यहाँ में आप जो लिख लेना 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए ही हो सकता और प्लस 2 NAD पॉजिटिव जो हैं वो बन जाएंगे 2 NADH। क्लियर? What is acetyl, sir? What is acetyl coenzyme, sir? कंपाउंड है ना, ये पायरिवेट और इस कोएंजाइम के मिलने से एसिटाइल, ये प्रोडक्ट है इधर, जिस पे एंजाइम एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? जिस पे एंजाइम एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कहते हैं। और जो एंजाइम बनाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं। तो मींस ये पायरिवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और यहाँ कोएंजाइम ए आएगा और कोएंजाइम ए मिलने से वो एसिटेट और कोएंजाइम मिलके बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए और प्लस यहाँ में 2 NADH बनेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट, during this reaction oxidative decarboxylation occurs that results removal of one carbon atom. Excuse me, sir. Yeah, excuse. Sir, this is Firdaus from CPSP Academic Officer. Yeah, hi ma'am. Yes, sir. Hello, sir. I hope you're doing Yeah, great. fine. I'm extremely sorry for the interruption. Yes, और to all the students, ये सब students के लिए है। आप सबको जितने भी doubts है, जितने भी सब कुछ है, आप लोग sir से class के बाद पूछ सकते हो and general doubts you can ask to sir. Why? Because class का जो time है वो limited time होता है, like 40 to 45 minutes, correct? तो आप सबको अगर doubts पूछना है, which are little bit different, I would request कि आप लोग class के बाद पूछो, क्योंकि class complete होने दो. Because for your doubt क्लासेस जो है ना, फिर वो चैप्टर थिंग जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिस हैपेंड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू जस्ट राइट डाउन योर डाउट्स and then you can schedule it with the sir and ask him later on. General doubts you can ask now, but other than that, if you have, then you can discuss it with sir. Okay sir, thank you so much. Yeah, sure. Thank you sir. Why it, sir, came? Why it came? Sir, here what is the function of magnesium, sir? What point? अच्छा, आप मैग्नीशियम का पूछ रहे हैं। देखो, मैग्नीशियम का अभी बता देता हूं मैं आपको। मैग्नीशियम जो है एक कोफैक्टर है। आप लोगों ने बेसिकली अभी बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा है, तो लेकिन मैं आपको जो भी लिटिल बिट चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी। तो पहले आप ये रिएक्शन लिखो। फिलहाल आप याद रखना, विदाउट मैग्नीशियम काम ही नहीं कर सकता कोई एंजाइम। एंड इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट मैग्नीशियम एक्ट्स एज अ कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब क्या है? द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। चलो पहले ये लिख लो, फिर मैं आपको वो लिखा दूंगा। सो ड्यूरिंग दिस reaction oxidative decarboxylation occurs that results removal of one carbon atom from pyruvate in the form of carbon dioxide. बच्चों अब बता दो मुझे कितने यहाँ में जरूरत है हमें अब कोएंजाइम ए। एक ही कोएंजाइम ए का जरूरत है या दो कोएंजाइम ए का जरूरत है? दो। तो क्या एक ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या दो कार्बन डाइऑक्साइड? दो कार्बन डाइऑक्साइड। और आप लोगों ने सीखा था कि इस पायरिवेट में कितने कार्बन एटम है? 3। तो एक चला गया। अब बता दो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन एटम होंगे? 2 दो ही होंगे।
So acetyl coenzyme will contain 2 carbon atom and pyruvate will contain 3 because यहाँ में एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो गया और इस प्रोसेस को जहाँ में ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है and that process is called as oxidative decarboxylation. Is this clear? Yes, sir. हाँ, तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट लिख लेना, मैं आपको मैग्नीशियम के बारे में भी बता दूंगा थोड़ा सा और भी आप लोगों को डिटेल्स याद रख लूंगा। देखो the other cofactors और कोफैक्टर्स का ब्रैकेट में लिख लेना आप नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। The other cofactors besides magnesium are, you can write there NAD is a cofactor, but your FAD is also used by this, and there is one more cofactor that is called as TPP and thiamine pyrophosphate. The other cofactors besides magnesium are NAD, FAD, TPP, and guys, there is one more cofactor and that is called as lipoate. NAD, FAD, TPP, coenzyme A, and lipoate. Sir, manganese, sir. हाँ, मैग्नीशियम लिखा ना यहाँ पे, the other cofactors besides लिखा ना मैग्नीशियम। Yes, sir. तो besides मतलब मैग्नीशियम आएगा ही, R, NAD, FAD, TPP, lipoate, coenzyme A, CoA is coenzyme A. Coenzyme A that are utilized, yeah, that are used by PDH. ये थोड़ा सा हायर नॉलेज के लिए है, तो बट आपको मिनिमम याद रखना है मैग्नीशियम का। नाउ व्हाट इज कोफैक्टर? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। तो बच्चों जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी होता है, तो अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है? मैग्नीशियम है, और क्या है? NAD है, FAD है, TPP है, लाइपोएट है, कोएंजाइम A है, और CO इज कोएंजाइम A, और ये भी यूज करता है PDH। Are you done with this? Yes, sir. हाँ, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो ये लिंक रिएक्शन है ना एसिटाइल कोएंजाइम A, और इसको हम लोग कहते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है, और किस किस का कनेक्टिंग लिंक है? ग्लाइकोलाइसिस का और क्रेब्स साइकिल का, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं लिंक रिएक्शन। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन, this reaction is called as link reaction. This reaction is called as link reaction, या इसको हम लोग गेटवे स्टेप भी कहते हैं। This reaction is called as link reaction या gateway step, as the acetyl coenzyme formed connects glycolysis with Krebs cycle. The reaction is called as link reaction या gateway step, as the acetyl coenzyme formed, यहाँ में form लिख लेना, as the acetyl coenzyme form connects glycolysis with Krebs cycle. So लिख लेना, thus acetyl coenzyme A is connecting link between glycolysis and Krebs cycle.
बच्चों आप लोगों को अगर वीडियो जो लिंक है, वीडियो लेक्चर का लिंक, आप लोगों को किसी बच्चे को नेटवर्क इशू है तो वो जाके मैम से कांटेक्ट करेंगे, या तो फिरदौस मैम से, और या तो असद सर है, या तो असद सर से आप कांटेक्ट करेंगे, वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो क्या आप लोगों को जो वेबसाइट है तो वहां पे भी सारा लेक्चर जो है अपलोडेड है, मैक्सिमम लेक्चर, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं डायरेक्टली। सो अब कौन कनेक्ट करता है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ? It's a link reaction, sir. हाँ, लिंक Please tell, रिएक्शन। sir, और how is connect? उस लिंक रिएक्शन में जरा बता दो कौन सा प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट जो बनता है? Acetyl, sir, Acetyl coenzyme. एसिटाइल कोएंजाइम। तो इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम को क्या कहेंगे हम? कनेक्टिंग लिंक। और बिटवीन व्हाट? ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। पर अभी आप लोग देखेंगे हाँ क्यों ग्लाइकोलाइसिस को इसने कनेक्ट किया इसके साथ, क्योंकि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना है, इट विल नाउ एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, एंड व्हिच इज द नेक्स्ट स्टेप व्हिच वी हैव टू डिस्कस। तो अब हम लोग देखेंगे इस लिंक रिएक्शन का बैलेंस शीट। तो व्हाट यू विल राइट देयर, बैलेंस शीट ऑफ लिंक रिएक्शन। बच्चों कितने NADH बना इस लिंक रिएक्शन में? सर 2 सर। तो क्या कोई ATP वगैरह कहीं दिखा आपको बना? नहीं, खाली 2 NADH बना। तो अब अगर हमने वो 2 NADH बना, बच्चों वो 2 NADH कहाँ पे जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यस सर। अब एक NADH जरा बता दो मुझे कितने ATP के बराबर होता है? 3 सर। 3 ATP। तो यहाँ कितने NADH बने? 6। तो अब बता दो टोटल कितना ATP बनेगा? 6 ATP। 6 ATP। तो यहाँ पे लिख लेना आप 10 ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन, 10 during link reaction indirectly 6 ATP molecules are produced। सर 4 भी प्रोड्यूस हो सकता है क्या सर? ना इसमें 4 नहीं प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि ये लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। गुड क्वेश्चन। हाँ, so thus during link reaction indirectly 6 ATP molecules are produced। क्योंकि इनडायरेक्टली इसलिए लिखा क्योंकि इसको ETC में जाना पड़ेगा और फिर जाके वहां से ATP बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP बना था टोटल? नेट 6 या 8, और यहाँ पे कितना बना? 6 बना, क्योंकि 3 1 के बराबर होता है NADH और 2 NADH बना, टोटल 6 होगा। और अब आप लोगों को याद रखना है कि जो ये ग्लाइकोलाइसिस जो है ये होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन लिंक रिएक्शन जो है वो याद रखना वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। आर यू डन विद दिस? यस सर। हाँ, तो लिखो इसमें लिंक रिएक्शन occurs in the matrix of mitochondria। Sir, matrix। हाँ, मैट्रिक्स मतलब MAT। अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये अगर सपोज हम लोग मानेंगे सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला पोर्शन होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन होता है ना, व्हाट दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स के अंदर जो है ये लिंक रिएक्शन होगा। Sir, like bone or what? Inside the bone and inside the mitochondria. Sir, like when we understand bone matrix, inside of bone, this is mitochondria, sir. Inside of mitochondria matrix is there. Matrix is something, yeah, which will be solid.
matrix will be sometimes liquid, matrix will be sometimes semi fluid. अगर आपने बोन का कहा तो बोन का मैट्रिक्स क्या है? सॉलिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये मैट्रिक्स होगा ये फ्लूइड ही होगा, सेमी फ्लूइड ही होगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कंपाउंड होंगे और प्लस पानी वगैरह होगा। तो बोन का मैट्रिक्स बोन का जो अंदर में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो होगा, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड का मैट्रिक्स, ब्लड के मैट्रिक्स को कहते हैं प्लाज्मा। अब आ गया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, जो sir. बेसिक सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों ये था लिंक रिएक्शन का कहानी, और जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के समय, और जब एरोबिक रेस्पिरेशन के समय होगा तो तब जाके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा और हमें 6 एटीपी इनडायरेक्टली प्रोड्यूस करके दे देता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। एंड जो Yes, अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है, हाँ जी, Connection between, sir, glycolysis and the link reaction. Please understand the relation you explain. हाँ चलो अभी मैं आपको क्रेब्स साइकिल बता दूंगा और आपको खुद पता चल जाएगा क्यों हमने इसका लिंक रिएक्शन नाम दिया। बच्चों क्या था पहला स्टेप इसका एरोबिक रेस्पिरेशन का? What was the first step of aerobic respiration? Glycolysis. Glycolysis, good. And what was the second step? Link reaction. Link reaction. बच्चों अब हमें थर्ड स्टेप देखना है, और वो थर्ड स्टेप याद रख लेना, वो है क्रेब्स साइकिल। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में क्रेब्स साइकिल। और अभी आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर होगा क्यों हमने इससे पहले वाले रिएक्शन का नाम दिया था लिंक रिएक्शन। तो इसमें आप लोग लिख लेना, इट इज डिस्कवर्ड बाय Hans Krebs. It is discovered by Hans Krebs. It occurs, yeah, it is a cyclic process. It is a cyclic, metabolic, yeah, respiratory process. That occurs in matrix of mitochondria. That occurs in matrix of mitochondria. लेकिन आपको याद रखना है बच्चों, in case of eukaryotes. That occurs in matrix of mitochondria in case of eukaryotes. No current since 2 AM. And my battery is about to die. आप कोई टेंशन नहीं लेना, जब तक चल रहा है बैटरी वेल एंड गुड, और नहीं अगर बैटरी डाई हो जाएगा तो उसके बाद आप असद सर से या मैम से, फिरदौस मैम से कांटेक्ट कर लेना, तो लेक्चर का वीडियो ले लेना, बाकी टेंशन मत लेना। और it is a cyclic metabolic process या respiratory process that occurs in matrix of mitochondria. बट बच्चों किनके केस में? Sir, only in eukaryote zero. हाँ यूकैरियोट के केस में, बट प्रोकैरियोट के केस में होगा ये साइटोप्लाज्म में। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो लेकिन यूकैरियोटिक के केस में होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप इन प्रोकैरियोट्स, माइक्रोफोन बंद रख लेंगे आप। इन प्रोकैरियोट्स क्रेब्स साइकिल occurs in Krebs cycle occurs in cytoplasm. Are you done with this? Yes, sir. हाँ, तो बच्चों इस साइकिल को हम लोग ऑल्सो कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल, या इसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल।
So because it is also called as, or C apostrophe AS is called as, it is also called as tricarboxylic acid cycle. और या तो हम लोग कहते हैं इसे TCA साइकिल, और लिख लेना citric acid cycle, as its first stable intermediate is citric acid. जरा बच्चों, क्या है इसका पहला स्टेबल इंटरमीडिएट? Which is the first stable intermediate of this Krebs cycle? Citric acid. Citric acid. तो इसीलिए इसको कहते हैं citric acid cycle. और इस citric acid में 3 COH ग्रुप होते हैं, और इसीलिए 3 COH ग्रुप की वजह से इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं. Are you done with this? Yes, sir. हाँ, तो अभी हम लोग प्रोसेस देखेंगे और ये सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा. अब एक इसका इंटरमीडिएट है जिसको कहते हैं ऑक्सैलोएसीटेट, और वो ऑक्सैलोएसीटेट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्रेब्स साइकिल. तो देखो ऑक्सैलोएसीटेट या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग OAA कहते हैं शॉर्टली, इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ Krebs cycle. Oxaloacetate is the first member of Krebs cycle. अब देखो बच्चों, हम लोग पहले इसके स्टेप्स देखेंगे और फिर मैं आप लोगों को इसका साइकिल बता दूंगा कैसा साइकिल होता है इसका. तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में स्टेप्स ऑफ Krebs cycle. और स्टेप्स ऑफ Krebs cycle में पहला वाला स्टेप जो है वो लिख लेना फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड, और या फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट. So the first step of this Krebs cycle. देखो बच्चों, एक एंजाइम है और जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए को मिलाता है विद ऑक्सैलोएसीटेट और बनाता है पहला वाला ये, और जिसको हम लोग साइट्रिक एसिड कहते हैं. देखो इसमें ऑक्सैलोएसीटेट या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑक्सैलोएसीटेट and acetyl coenzyme A are condensed, और कंडेंस के ऑब्लिक आप लाइगेटेड भी लिख सकते हैं, और लाइगेटेड के ऑब्लिक आप लोग ज्वाइंट भी लिख सकते हैं. are joined by the citrate synthase. और बच्चों, जहां में भी एस वगैरह की और लास्ट में वर्ड आए तो मतलब ये एंजाइम होगा. are joined by citrate synthase so that to form citric acid. Done? अब बता दो किसने बनाया था एसिटाइल कोएंजाइम ए? बच्चों, किसने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया? Pyruvate. है ना? किस एंजाइम ने? वेरी गुड, बना था पायरुवेट से, लेकिन किस एंजाइम ने?
पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ने, और पायरुवेट किसने कहां से मिला था? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस ने पायरुवेट दिया, पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम किसके साथ मिला? ऑक्सैलो एसिटेट के साथ, और क्या बनाया? सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड बनना किसका स्टेप है? क्रेब्स साइकिल का। अब बता दो किसने अब ग्लाइकोलाइसिस को कनेक्ट किया क्रेब्स साइकिल के साथ? लिंक रिएक्शन सर। लिंक रिएक्शन, क्योंकि लिंक रिएक्शन के समय क्या बना था? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम बना, और वही कोएंजाइम अब क्रेब्स साइकिल में आ गया, और इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं लिंक रिएक्शन। आई होप अब आप लोगों को लिंक रिएक्शन वाला डाउट क्लियर हुआ होगा। तो अब इसी जो मैंने ये कहानी ऊपर लिखा, इसको हम एक रिएक्शन के फॉर्म में डालेंगे। तो रिएक्शन के फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा? इधर मैं लिखूंगा ऑक्सैलो एसिटेट, और ऑक्सैलो एसिटेट के साथ मैं अब कंबाइन कर लूंगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। और बच्चों जब मैं एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड करूंगा, तो जरा आप लोगों में से बता दो मुझे कौन सा एंजाइम होगा इधर? साइट्रेट सिंथेस। वेरी गुड, साइट्रेट सिंथेस होगा। तो अब जब ये साइट्रेट सिंथेस होगा, तो हम लोगों को जो यहाँ रिएक्शन मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, एंड दैट प्रोडक्ट विल बी साइट्रेट। और प्लस जो ये कोएंजाइम ए जो है ये अलग चला जाएगा। सो दिस विल बी द कोएंजाइम, ये वाला कोएंजाइम ये बाहर आएगा। कोई मुझे बताएगा कितने कार्बन एटम थे एसिटाइल कोएंजाइम ए में? 2 सर। 2 sir. तो वेरी गुड। हाँ, तो अब बच्चों आज से आपको याद रखना ऑक्सैलो एसिटेट में कितने कार्बन एटम होता है? 4. अच्छा, तो अब बताओ मुझे इस साइट्रिक एसिड में कितने कार्बन एटम होंगे? 6 sir. 6 कार्बन एटम होंगे, और प्लस यहाँ में एक वाटर मॉलिक्यूल का जरूरत भी पड़ता है। तो अब इसका कंडेंसेशन हो गया, ये दोनों का ज्वाइनिंग हो गया, ये दोनों का लाइगेशन हो गया, और जब दोनों का लाइगेशन होगा तो यहाँ में साइट्रेट मिलेगा, और जिसको हम लोग साइट्रिक एसिड भी कहते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द क्रेब्स साइकिल। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि इट इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। बच्चों कौन सा था फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल? यहाँ पे Sir, लिखा हुआ है OA. ओए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब देखो यही आया, और पहला एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिला, और इसीलिए ये पहला मेंबर है, और ये पहला रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल का। आर यू डन विद दिस? Yes sir. हाँ, तो Yes, sir. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, सेकेंड स्टेप देखेंगे। तो बच्चों सेकेंड स्टेप जो है, यू कैन राइट देयर फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट। फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट। अब हम लोग टाइम लिखने पे ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन लिखेंगे। तो देखो रिएक्शन में आपको अगर समझा दूं, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग याद रख लेना जरा, ऊपर कौन सा बना था हमें प्रोडक्ट सबसे पहले? Citrate. तो अब हम लोग यहाँ में साइट्रेट लेंगे, ठीक। और ये साइट्रेट जो है इसमें कितने कार्बन एटम है? 6। तो 6. यहाँ में एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम है एकोनिटेज, और यहाँ में एक इंटरमीडिएट बनता है। तो बच्चों उस इंटरमीडिएट का नाम है सिस एकोनिटेट, और फिर जाके यहाँ में फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, और वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आइसोसाइट्रेट। तो दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है सेकेंड वाला रिएक्शन, ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब हम इसको देंगे 6A, सेकेंड ए, और इसको नाम देंगे हम सेकेंड बी, लेकिन है सेकेंड रिएक्शन। और अगर हम लोग इसका एंजाइम का नाम दें, और एंजाइम का नाम है एकोनिटेज, क्लियर? और यहाँ में यही एकोनिटेज काम करेगा, और इस एकोनिटेज को
यहाँ में जरूरत पड़ता है बच्चों इसका वाटर का, और यहाँ से वाटर आया, और ये जो कोएंजाइम ए वगैरह था तो वो कोएंजाइम ए उधर बाहर आ गया था, तो लेकिन यहाँ में अब साइट्रेट बना, और साइट्रेट से आगे जाके ये सिस अकॉनिटेट बनेगा, सिस अकॉनिटेट से आइसोसाइट्रेट बनेगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. हाँ, यहाँ में आप वाटर का डायरेक्शन अंदर रख लेना, ये वाला डायरेक्शन पहले एक इसमें बाहर रख लेना, और बच्चों इसमें अंदर रख लेना वाटर का डायरेक्शन। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा मेटल आयन यहाँ में कोफैक्टर एक्ट करेगा, तो वो मेटल आयन भी लिख सकते हैं, दैट मेटल आयन इज आयरन। और बच्चों यहाँ में भी आप लोग आयरन ऐड कर सकते हैं, आयरन एक्ट्स एज अ मेटल आयन। तो अब सिस अकॉनिटेट क्या है, यहाँ में सिस अकॉनिटेट इंटरमीडिएट है, तो लिखो इसमें यहाँ पे इन दिस रिएक्शन the short-lived intermediate formed by aconitase is cis aconitate. क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ में कार्बन एटम लिख लेना, इसमें कितने कार्बन एटम होंगे? 6. 6, और इसमें भी कितने कार्बन एटम होंगे? 6. 6 होंगे। तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। आप लोग केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां आपको केमिस्ट्री टीचर लिखाएंगे कि इंटरमीडिएट वो होता है जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, तब बनता है एकदम से कन्वर्ट होता है जल्दी आए, और यहाँ में ये बनेगा एकदम से आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था सेकेंड रिएक्शन, और जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट। तो बच्चों अब ये आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होता है एक और इंटरमीडिएट में, और उस इंटरमीडिएट को कहते हैं अल्फा कीटोबिल्टरेट। तो अब आप लोग तीसरा वाला रिएक्शन लिख लेना, और लिख लेना फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोबिल्टरेट। जो बच्चा लिखते लिखते याद भी रखने का कोशिश करेगा तो उसको फिर आगे भी मजा आएगा जब एटीपी वगैरह एनएडीएच का हम लोग बैलेंस करेंगे, कितना कहाँ पे क्या बना। तो इसीलिए गौर रख लेना, लिखने के साथ साथ आप लोगों को दिमाग में भी रखना है ये सीक्वेंस को। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोबिल्टरेट। अब देख लो बच्चों इधर, ये अल्फा कीटोबिल्टरेट में क्या होगा, जरा ऊपर वाला रिएक्शन क्या बना था? आइसोसाइट्रेट है ना। तो अब ये आइसोसाइट्रेट जो है यहाँ में एक इंटरमीडिएट बनाता है, और बच्चों वो इंटरमीडिएट को हम लोग कहते हैं ऑक्सैलोसक्सिनेट। और इस इंटरमीडिएट बनने के बाद जो है यहाँ में फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और उस फाइनल प्रोडक्ट को कहते हैं अल्फा कीटोबिल्टरेट। अल्फा कीटोबिल्टरेट। और अगर आप लोगों से पूछा जाए एंजाइम का नाम क्या है, तो एंजाइम का नाम याद रख लेना, वो होता है इसका जो ऊपर में बना आइसोसाइट्रेट, और एंजाइम का नाम होता है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेना आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, और यहाँ पे भी लिख लेना आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं इस आइसोसाइट्रेट में कितने कार्बन एटम थे? 6, sir. वेरी गुड, 6 कार्बन एटम थे। और मैं अगर आप लोगों से कहूं इसमें 5 ही कार्बन एटम है, जरा आप लोग बता दो क्या हुआ होगा फिर?
अगर इसमें एक ही कार्बन एटम है तो क्या हुआ होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ होगा, है ना? तो अब आप लोग याद रखना बच्चों, इसमें इस रिएक्शन में यहाँ में NAD पॉजिटिव आएगा और वो NAD पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में। और यहाँ में जरा क्या रिलीज हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई बच्चा मुझे बताएगा ऑक्सोलोसक्सरेट में कितने कार्बन एटम होंगे? 5 या 6? 6। वेरी गुड, 6 ही होगा कि हाँ जी। कोई बच्चा पूछ रहा है कुछ? बच्चों जहां में भी कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा, जहां में भी क्या होगा? लॉस होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे डिकार्बोक्सिलेशन। और जहां में भी NAD पॉजिटिव का यहाँ में रिडक्शन होगा, मींस इससे हाइड्रोजन निकला है, तो इसको हम लोग कहेंगे डिहाइड्रोजनेशन। तो अब यहाँ में हुआ है डिकार्बोक्सिलेशन भी और यहाँ में हुआ है डिहाइड्रोजनेशन। आर यू डन विद दिस रिएक्शन? Yes, sir. हाँ, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड in this reaction, जरा खुद फील कर लो क्या है उस इंटरमीडिएट का नाम जो इस रिएक्शन में बना? Oxalosuccinate. वेरी गुड, ऑक्सोलोसक्सिनेट। तो लिखो during this step both dehydrogenation and decarboxylation occurs। तो यहाँ में डिहाइड्रोजनेशन भी होता है और यहाँ में डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है। Are you done with this? Yes, sir. तो बच्चों अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप लिख लेना, और नेक्स्ट स्टेप में जो है अब हमें देखना है कि फॉर्मेशन होगा इस आइसो, जो ये अभी आप लोगों ने अल्फा कीटोगुल्टरेट देखा बना हुआ, और ये अल्फा कीटोगुल्टरेट बनेगा अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A। तो इसीलिए आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A। फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A। और मैं आपको पहले रिएक्शन ही बता दूं, जरा कौन सा हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला ऊपर वाले रिएक्शन में, थर्ड रिएक्शन में? Oxalosuccinate. हाँ, Oxalosuccinate. नहीं, ऑक्सोलोसक्सिनेट के बाद क्या मिला उसके बाद फाइनल वाला? अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट। जो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कितने कार्बन एटम थे? 5 सर। 5 है ना? तो अब क्या होगा, इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा और यहाँ में एक इंटरमीडिएट बनेगा और इस इंटरमीडिएट को कहेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम है। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा, दैट एंजाइम विल बी आल्सो अल्फा कीटोगुल्टरेट डिहाइड्रोजिनेज। तो राइट द नेम ऑफ एंजाइम हियर, अल्फा कीटोगुल्टरेट डिहाइड्रोजिनेज। बच्चों जहां में भी डिहाइड्रोजनेशन होगा आप लोगों को याद रखना है, या तो NADH बनेगा या तो FADH बनेगा, और यहाँ में प्लस डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है। तो अब देख लो यहाँ में कोएंजाइम चाहिए तो इसीलिए कोएंजाइम आएगा, यहाँ में कोएंजाइम चाहिए। तो बच्चों
अगर मैं आप लोगों से कहूं इसमें 5 कार्बन एटम है और इसमें 4 कार्बन एटम है, जरा क्या रिलीज हुआ होगा? कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और प्लस इसमें यहाँ में एक और NADH बनता है, तो यहाँ में कहूँगा NAD पॉजिटिव और यहाँ में हम कहेंगे NADH बनेगा। क्लियर? यस सर। तो यहाँ में आप लोग कोफैक्टर का लिखना चाहते हैं तो कोफैक्टर यू कैन ऐड हियर मैग्नीशियम। और अगर आप लोग ऊपर वाला रिएक्शन जो है उसमें आप कोफैक्टर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे बच्चों आप लोग कोफैक्टर मैग्नीज लिख सकते हैं। Mn+2 जो थर्ड रिएक्शन है वहां मैग्नीज है कोफैक्टर, इधर में आयरन था और यहाँ में मैग्नीज है, और बच्चों इधर में जो है मैग्नीशियम है कोफैक्टर, एंड दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ में भी NADH बना, यहाँ में भी दैट मींस इस स्टेप में भी हो गया और डिहाइड्रोजनेशन, और इस स्टेप में भी हो गया डिकार्बोक्सिलेशन। तो राइट दिस पॉइंट, इन दिस step dehydrogenation and decarboxylation also occurred. और इधर में लिखना डिहाइड्रोजनेशन generates NADH and decarboxylation removes carbon as carbon dioxide. और ये स्टेप 4 है जहां में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया। Are you done with this? तो अब हमें नेक्स्ट वाला रिएक्शन देखना है। तो बच्चों ये वाला रिएक्शन 4th रिएक्शन था, तो अब हम लोग देखेंगे 5th रिएक्शन। और 5th रिएक्शन में लिख लेना फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट। बहुत इजी है, और ऊपर में आप लोगों ने देखा था सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, और बच्चों सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन एटम थे? 4। वेरी गुड, 4 कार्बन एटम। तो अब यहाँ पे याद रख लेना सक्सिनेट बन जाएगा, कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। अगर डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा इसमें कितने कार्बन हो गए? 4। इसमें 4 कितने होंगे? 4 होंगे। तो अब बच्चों देखो ये कोएंजाइम यहाँ में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? कोएंजाइम ए बाहर निकल गया होगा, और जब कोएंजाइम ए बाहर निकल होगा और एंजाइम का नाम जो है वो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, और या इसको हम लोग थायोकाइनेज भी कहते हैं। द नेम ऑफ एंजाइम इज थायोकाइनेज, और या हम इसे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज भी कहते हैं। और अब अगर हम लोग इसमें देखेंगे क्या यहाँ में कुछ बनेगा? यस, एंड वो आप लोगों को याद रखना है, GDP आएगा। और बच्चों GDP के साथ यहाँ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, और ये दोनों आएंगे मिलके और बनाएंगे यहाँ GTP।
और जीडीपी इज लाइक एडीपी। तो बच्चों या तो आप जीडीपी के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, एडीपी, और या तो जरा जीडीपी की जगह में क्या लिख सकते हैं हम, एटीपी लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख लेना जीटीपी इज गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बच्चों एटीपी क्या था, Adenosine type. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसमें आप लोग लिख लेना इन दिस रिएक्शन one GTP is produced, that is equal to the production of 1 ATP. डन। तो इसीलिए हम लोग आगे जाके आप लोगों को पता है कि बैलेंस शीट जब हम करते हैं बच्चों, बैलेंस शीट में हम क्या बताते हैं, नेट क्या बना, एटीपी, है ना। Yes, sir. तो इसलिए वो बैलेंस शीट में हमें वहाँ जीडीपी इंट्रोड्यूस ना हो जाए, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि ये जीडीपी बनना मतलब एटीपी बनना, क्योंकि जितना एनर्जी एटीपी में होगा उतना जीटीपी में भी होता है। एंड दिस वाज द स्टेप 5th, एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट, and which is carried by the enzyme known as succinyl coenzyme synthetase, and that has another name, and that is thiokinase. The coenzyme present here will be released, and thus it will get converted into the succinate. But during this reaction, one ATP will be formed, but directly एक GTP बनता है. Now we will go for the steps 6th, और वो 6th में आप लोग लिख लेना वहां में ये सक्सिनेट बना, और बच्चों सक्सिनेट के बाद यहाँ फ्यूमरेट बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट। तो अब यहाँ में हमें सक्सिनेट नीचे बना, यस फ्यूज सर पेज नंबर 7 फिर से दिखाइए ना। या श्योर। थैंक यू सर, डन सर। तो बच्चों नेक्स्ट आप लोग लिख लेना यहाँ सक्सिनेट, और ये सक्सिनेट यहाँ में कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, और ये सक्सिनेट में भी 4 ही कार्बन होता है, और बच्चों इसमें भी 4 ही कार्बन एटम होता है, और जो एंजाइम होगा इधर में वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और जब ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस रिएक्शन कैरी करेगा और इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 FADH2। सो यहाँ में आएगा FAD, तो बच्चों वो FAD बन जाएगा FADH2। सो इन दिस स्टेप dehydrogenation led formation of FADH2। जरा इससे पहले वाले स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन की वजह से क्या बना था, FADH2 या NADH? Sir, GTP. ना, इससे जो डिहाइड्रोजनेशन से जो आइसोसाइट्रेट और अल्फा कीटो NADH, और यहाँ में क्या बना, FADH2. बना। तो ये है स्टेप 6, और अब हम लोगों को देखना है स्टेप 7। तो बच्चों स्टेप 7 में जो है आप लोग लिख लेना फॉर्मेशन ऑफ मालेट।
फॉर्मेशन ऑफ मालेट। और ये फॉर्मेशन ऑफ मालेट में क्या होगा, जो ऊपर वाला ये फ्यूमरेट बना और अब ये मालेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों एंजाइम जो इधर होगा, एंड दैट एंजाइम विल बी फ्यूमरेज। लेकिन इस फ्यूमरेज को एक्शन के लिए यहाँ में वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, यहाँ वाटर यूज होगा। और इसमें भी याद रख लेना 4 कार्बन होता है और मालेट में भी 4 कार्बन होता है। क्लियर? और यहां में लिख लेना वाटर मॉलिक्यूल is used in this step। वाटर के बगैर ये फ्यूमरेज एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. So this was the formation of the malate। तो अब आप लोग लास्ट वाला स्टेप जो है लाइसा क्रेब साइकिल का। सर हेलो सर, सर वो प्रीवियस पेज देखना था। या श्योर, थैंक यू सर। सर इसका कोफैक्टर क्या होगा सर? कोफैक्टर यहाँ पे नहीं है, यहाँ में वाटर यूज होता है। ओके सर। सारे एंजाइम्स को कोफैक्टर नहीं चाहिए। तो अब आप लोग ये स्टेप कौन सा था? सर 8 है। हाँ, सर ये 8 है। 8 है और इसमें लिख लेना फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड। और इसमें लिखना दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल। That regenerates oxaloacetate, from malate। तो इसमें the respiratory process in which the initial substrate is regenerated back. The respiratory process in which the initial substrate is regenerated back at the end is called as cyclic process। बच्चों क्या क्रेब साइकिल साइक्लिक प्रोसेस है या नॉन साइक्लिक प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। तो कहाँ किससे स्टार्ट हुआ था ये? ऑक्सलोएसिटेट से, और लास्ट में वापस क्या मिला? ऑक्सलोएसिटेट मिला। तो अब इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। तो हमें क्या मतलब स्टार्ट करना है इधर में मालेट से, और मालेट जो है ये कन्वर्ट किस में होगा? ऑक्सलोएसिटेट में। और बच्चों यहाँ में जो एंजाइम होगा, दैट एंजाइम इज मालेट डिहाइड्रोजिनेज।
और यहाँ में भी डिहाइड्रोजनेशन होगा, और जो यहाँ में डिहाइड्रोजनेशन होगा वो यहाँ में प्रोड्यूस करवाएगा NADH, और दैट मीन्स यहाँ में आएगा NAD पॉजिटिव और यहाँ में मिलेगा NADH। बाकी आपको पता है कि जब भी NADH बनेगा तो साथ में क्या बनता है, एक प्रोटॉन भी रिलीज होता है। NADH आप हमेशा या लिख सकते हैं Yes, sir. NADH प्लस H, और या लिखना है ब्रैकेट में H plus. H पॉजिटिव। H+. तो जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, इसीलिए मैंने आपको एक जगह सिखाया है, बट आप हर जगह वैसे लिख सकते हैं। और अब देखो इसमें यहाँ में कितने कार्बन थे, 4, और बच्चों इसमें कितने कार्बन है, 4। तो अब इसमें मतलब क्या है, तो यहाँ में जो डिहाइड्रोजनेशन हुआ है तो वहां में NADH बना दिया। तो लिखो the dehydrogenation that occurred in this step again produced NADH. Again produce NADH. Clear? Yes, sir. तो अब बच्चों, क्या आप क्रेब्स साइकिल में कहीं पे अब आप लोगों को लग रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ? अगर मैं आप लोगों को बता दूं, आप मुझे गिना लो कितना डिहाइड्रोजनेशन हुआ क्रेब्स साइकिल में, तो व्हाट विल बी योर आंसर? 3. जरा देख लो, 3 या 4? कितने NADH बने? 2. 2 या 3? कितने NADH बने बच्चों? यहाँ पे जरा बता दो क्या बना इधर। व्हाट इज दिस हियर? NADH. क्या हुआ? डिहाइड्रोजनेशन। और यहाँ पे क्या हुआ? डिकार्बोक्सिलेशन। अब देख लो यहाँ पे क्या बना? NADH। क्या हुआ? डिकार्बोक्सिलेशन, है ना। और यहाँ पे जरा देखो क्या हुआ? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कि ATP बना या GTP बना। अब देख लो यहाँ में क्या हुआ? डिहाइड्रोजनेशन। क्या बना? FADH। और अब देख लो बच्चों यहाँ में क्या हुआ? डिहाइड्रोजनेशन। क्या बना? NADH। अब कितने NADH बने क्रेब्स साइकिल में? 3, सर. 3। और कितना FADH बना? 1, सर. 1। और कितना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ? 1. 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। क्लियर? तो अब आप इस पॉइंट को लिख लेंगे। So you can write there, in one Krebs cycle. सर प्रीवियस पेज एक बार सर दिखाइए सर। Okay, sir. So in one Krebs cycle, 4 dehydrogenation जरा बता दो रिएक्शन क्या क्या कहाँ कहाँ में, नंबर बता दो मुझे जल्दी, कौन कौन सा स्टेप? सर स्टेप 3। हाँ एग्जैक्टली बता देना आप। स्टेप 3, देन स्टेप 4, देन स्टेप 8। और FAD भी डिहाइड्रोजनेशन। 6, sir. 6 and then 6 and 8। अब देखो मैं आप लोगों को गिना लूंगा यहाँ पे। पहले हम 3 पे जाएंगे। तो बच्चों 3 पे क्या हुआ इधर? डिहाइड्रोजनेशन। NADH डिहाइड्रोजनेशन और डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ।
और अब देखो 3 पे, उसके बाद 4 पे क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन, और क्या हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन, और यानी कि 3, 4, और फिर देखो अब ये 5 पे हो गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और फिर जाके कहा आप लोगों ने स्टेप 6 और आप लोगों ने कहा स्टेप 8। तो नेक्स्ट वाला लिख लेना आप 4 डिहाइड्रोजनेशन, 2 डिकार्बोक्सिलेशन। अब बताओ डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ कहाँ हुआ? सर 3 and 4. वेरी गुड, स्टेप 3 and 4 एंड 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जरा बता दो कहाँ में 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ? 5. 5 में। और यहाँ पे लिख लेना स्टेप 5 in Krebs cycle 4 dehydrogenation, 2 decarboxylation and 1 substrate level phosphorylation occurs। बच्चों क्या एक Krebs cycle एक एसिटाइल कोएंजाइम एक्सेप्ट करता है या एक Krebs cycle 2 एसिटाइल कोएंजाइम एक्सेप्ट करता है? 2. अभी हमने यहाँ तरह देखो पहला स्टेप में क्या किया हमने, यहाँ पे स्टार्ट क्या लिखा इधर, ऑक्सैलोएसीटेट 1 और एसिटाइल कोएंजाइम 1। अब बच्चों क्या एक Krebs साइकिल में एक ही एसिटाइल कोएंजाइम एक्सेप्ट होता है या 2? 2 सर। ना एक ही होगा। यस सर। एक ही होगा। अभी मैं आपको वो जो आप लोगों का दिमाग में 2 घूम रहा है ना, अभी उधर ले जाऊंगा। मुझे 2 के पास ले जाना था, लेकिन आप लोगों को फिलहाल देना है कि एक Krebs साइकिल में कितना एसिटाइल कोएंजाइम यूज होता है? 1. तो लिखो 1 Krebs साइकिल, 1 Krebs cycle accepts 1 acetyl coenzyme A। Thus, 1 glucose, thus for 1 glucose molecule। बच्चों जरा बता दो मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना Krebs साइकिल चाहिए? एक ही या 2? 2 सर। क्यों? सर 2 एसिटाइल फॉर्म होगा। वेरी गुड। एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, लेकिन एक Krebs साइकिल एक ही एसिटाइल कोएंजाइम एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए 10 फॉर 1 ग्लूकोज 2 Krebs साइकिल आर नीडेड। Whereas 2 acetyl coenzyme are produced from 1 glucose। क्या ये सबको समझ आया? यस सर। एक Krebs साइकिल कितना एसिटाइल कोएंजाइम एक्सेप्ट करता है? 1 सर। 1। तो बच्चों ग्लूकोज से कितना एसिटाइल कोएंजाइम बनता है? 2। तो इसीलिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना Krebs साइकिल चाहिए? 2 एक Krebs साइकिल। 2 Krebs साइकिल चाहिए। सर। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा कि आप लोगों को बड़ा पेशेंस मेंटेन करना है। ये बिल्कुल रट्टा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप मेमोरी से तो आप लाओगे मार्क्स 80%, 90%, लेकिन नीट में नहीं चलेगा खाली मेमोरी से। नीट में मेमोरी भी चाहिए और नीट में एप्लीकेशन भी चाहिए। अगर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे अपने नॉलेज को तो नीट क्वालिफाई होगा, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाए। लेकिन डरना नहीं है। अभी नो डाउट आप लोग 10th करके आए हैं, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपको इतना नीट है, और धीरे धीरे आप अडॉप्ट खुद ही हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। आप लोगों को डरना नहीं है। हर किसी काम के 3 फेजेस होते हैं बच्चों। अगर कोई भी वर्क ले लूं मैं, कोई सा भी, ये लिखना नहीं है, 3 फेजेस होता है। एक होता है इनिशिएशन, या जिसको बिगिनिंग कहेंगे, और फिर दूसरा जो है वो हो गया मैनेजमेंट, और तीसरा जो है वो हो गया फिनिशिंग। कोई भी काम आप जिंदगी में करेंगे, ये 3 फेजेस से आपको पास होना ही होना है।
अभी आप लोगों ने लिया मेडिकल का सब्जेक्ट, तो आप लोगों ने इनिशिएट किया, तो अगर हो सकता है कोई बच्चा डर जाए, कहेगा अरे नहीं मुझसे नहीं होगा इतना, ये तो बहुत ज्यादा है, डर गया वो, तो वो सेकंड स्टेप पे जाएगा ही नहीं, और वो हो ही नहीं सकता थर्ड स्टेप पे जाए। अगर कोई बच्चा कहा कि नहीं मैंने इनिशिएट किया है या अब मुझे यही करना है, लेकिन आगे जाके टाइम वेस्ट किया, आगे जाके पढ़ना था, सेल्फ स्टडी करना था, सेल्फ स्टडी ही नहीं कर रहा है, और जब एग्जाम होगा एग्जाम ही नहीं दे रहा है, तो दैट मीन्स वो अपने आप को मैनेज ही नहीं कर रहा है, और वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो कभी भी फिनिशिंग नहीं दे पाएगा। एक बच्चा स्टार्ट भी किया, थ्रू आउट द ईयर मैनेज भी किया, सेल्फ स्टडी किया, क्वेश्चन सॉल्व किए, टीचर से डाउट पूछ लिया, लेक्चर अटेंड किए, लेक्चर में पूछा क्वेश्चन के हो सर मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा है, और वो अपने आप ही ना जाके अपने आप को रेडी करेगा, और फिर उसको लास्ट में बड़ा रिवाइज करना होता है और क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वो एकदम से फिर अपने काम को फिनिशिंग देता है और वो सेलेक्ट हो जाता है। कोई भी आप कहें, कोई भी, अगर कोई कारपेंटर है, कारपेंटर कोई चीज बना रहा है और वो बनाते बनाते उसने लकड़ी लाया, काटा, तो छोड़ दिया, कहा कि अरे ये तो बड़ा टफ है, मैं नहीं बना पाऊंगा। लेकिन दूसरा आया, उसने बनाया कोई डोर वगैरह, लेकिन उसका फिनिशिंग ही नहीं दिया, उसको अच्छा संभाला नहीं, वो कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, कभी टेढ़ा है, कभी उस डोर को कोई नहीं खरीदेगा। एक कारपेंटर है, उसने डोर बनाया और उसको बड़ा अच्छा सा स्मूथ सरफेस बनाया और ऊपर में थोड़ा वार्निश वगैरह कर दिया, तो सारा उसी से ले रहा है, ये डोर खरीद रहा है। तो जो बच्चा फिनिशिंग देगा और नो डाउट वो जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो अब बताओ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना क्रेब्स साइकिल चाहिए? दो। लेकिन एक क्रेब्स साइकिल में कितना जाके एसिटाइल कोएंजाइम यूज होता है? एक सर। एक ही होगा। तो अब बच्चों हमें याद रखना है कि ऑक्सलो एसीटेट जो यूज हुआ था, क्या वो गायब हो गया या लास्ट में वो वापस मिला? वापस मिला। अब बताओ, क्या ऑक्सलो एसीटेट एक ही क्रेब्स साइकिल कैरी करेगा या वो मेनी क्रेब्स साइकिल कैरी कर सकता है? मैनी कैरी कर सकता है, क्योंकि लास्ट में रीजनरेट है। तो लिखना आफ्टर रीजनरेशन, after regeneration of oxaloacetate, after regeneration of oxaloacetate, it carries another round of Krebs cycle. बच्चों, oxaloacetate में कितने कार्बन थे? 4 सर, 4। लेकिन साइट्रेट में कितने थे? 6। जरा वो साइट्रेट का जो 2 कार्बन था वो किसने ऐड किया था? अगर ऑक्सलोएसीटेट में 4 कार्बन है और साइट्रेट में 6 हो गया, जरा ये साइट्रेट में 2 कार्बन किसने ऐड किए? एसिटाइल कोएंजाइम। वेरी गुड, एसिटाइल कोएंजाइम। लेकिन जो ऑक्सलोएसीटेट वापस मिला उसमें कितने कार्बन है? 4 है। अब बता दो, इन एसिटाइल कोएंजाइम के 2 कार्बन का क्या हो रहा है? बहुत इजी आंसर, आप लोगों को पता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना है। सर क्रेब्स साइकिल में यूज हो रहा है सर। नहीं, क्रेब्स साइकिल में कहाँ यूज होगा भाई? का क्या हुआ उन कार्बन का जो 2 एसिटाइल का? वो तो खाएगा नहीं कहीं, वो तो या लेगा या देगा। चलो जल्दी। रिलीज हो गया सर। वेरी गुड, रिलीज हो गया। किसके फॉर्म में? डिहाइड्रोजनेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ क्या रिलीज हुआ है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ क्या रिलीज हुआ है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ क्रेब्स साइकिल में? 2 ही। 2 सर। दैट मींस जो एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एक्सेप्ट हुआ था और वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिखो द एसिटाइल कोएंजाइम,
diacetyl coenzyme involved in Krebs cycle diacetyl coenzyme involved in Krebs cycle is lost in the form of in the form of carbon dioxide. That is during one Krebs cycle. 2 CO2 are produced. The diacetyl coenzyme involved in Krebs cycle is lost in the form of CO2. That is during one Krebs cycle, 2 CO2 are produced. अब बता दो बच्चों, ग्लूकोज के कितने कार्बन लॉस होंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन Krebs cycle? 4 carbon 4 dioxide. टोटल है ना. सो लिखो Yes, sir. by 2 Krebs cycle by 2 Krebs cycle, the 4 carbons of glucose are lost or oxidized in the form of CO2. बच्चों ग्लूकोज में कितने कार्बन थे टोटल? 6 थे, लेकिन लॉस कितना हो रहा है? 4 हो रहा है. जरा वो बाकी 2 कहाँ गया? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चला गया. हाँ कहाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम ऐसा ले रहा है. नहीं वो कहाँ पे, वो स्टेप बता दो मुझे जहां में 2 कार्बन बाकी ग्लूकोज के रिलीज हुए. आप लोगों को याद है, पता भी है, जस्ट थोड़ा दिमाग पे लगाओ फोकस. जरा ये बता दो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन था? लिंक रिएक्शन. जरा लिंक रिएक्शन में पायरुवेट में कितने कार्बन थे? सर पायरुवेट में 3 कार्बन. डाइएस्टाइल कोएंजाइम में कितना था? 2. यहाँ में क्या लॉस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. अब बता दो 2 जो ग्लूकोज के कार्बन है वो कहाँ में लॉस होता है? लिंक रिएक्शन. कहाँ में? लिंक रिएक्शन. यहाँ में the other two या the remaining carbon, the remaining 2 carbon of glucose are lost as CO2 in link reaction. अब आपको क्या लग रहा है? 6 ऑक्सीजन यूज होगा और ग्लूकोज के 6 कार्बन किसके फॉर्म में लॉस होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लॉस होंगे, है ना? यस सर. तो ये था रिगार्डिंग इस क्रेब्स साइकिल के बारे में. तो बच्चों अब हम लोग क्रेब्स साइकिल का बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट आप लोग मुझे सारा पॉइंट्स बताते जाएंगे बिकॉज यू पीपल नो ऑल द पॉइंट्स, जस्ट हमें सारे पॉइंट्स को सम करना है. चलो अब बताओ मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में आप लोगों को क्या लग रहा है टोटल नेट एटीपी कितना होगा? बहुत इजी है सर. क्रेब्स साइकिल में क्या सर? हाँ क्रेब्स साइकिल में. ठीक सर. हाँ सर क्रेब्स साइकिल तो 1. चलो मैं आपको सिखाऊंगा बैलेंस शीट ऑफ क्रेब्स साइकिल. 3 into 6 1800 sir.
18 है। Yes, और sir. कोशिश कर लो, थोड़ा सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर लो, सही कर लो। Six carbon is there, so we can multiply it by 3. ना, वो आपने कैसे कहा कि एक कार्बन से 3 बनेगा? ये किसने बताया आपको एक कार्बन से 3 बनेगा? चलो अब मैं आपको सिखाऊंगा। चलो बच्चों, आप लोग बता दो मुझे सबसे पहले कि कितने NADH बने 1 क्रेब्स साइकिल में? वेरी गुड। तो हमें 3 NADH बना। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं यहाँ में 3 NADH, और वो 3 NADH कहाँ जाएगा? ETC में। बच्चों, एक NADH कितने ATP के बराबर हो गया? 3 सर। 3 ATP के बराबर। तो बता दो कितना ATP हो गया? 9 ATP। और बताओ कितने FADH बने थे एक क्रेब्स साइकिल में? एक ही बना था ना? और कहाँ जाएगा? ETC में। और एक कितना ATP बनाता है? 2 तो कितना होगा ये? 2 ATP 2 है ना? तो बच्चों अब बता दो मुझे यहाँ में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यस सर। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ने कितना ATP दिया? 1 ATP दिया। तो दैट मीन्स ये 1 ATP। अब गिन लो कितना ATP हो गया? 12 ATP sir. 12 ATP। तो अगर मैंने आप लोगों को बताया कि एक क्रेब्स साइकिल के समय 12 ATP बनेगा, तो अब आप लोग ही बता दो मुझे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्रेब्स साइकिल में कितना ATP बनेगा? 24 सर। 24। व्हाई? सर 2 क्रेब साइकिल होगा एक ग्लूकोज। बिकॉज 2 क्रेब्स साइकिल होगा ग्लूकोज के लिए, है ना? तो यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम 1 ग्लूकोज to Krebs cycle. 2 Krebs cycle are needed. So 1 Krebs cycle produces total 12 ATPs. और in Krebs cycle total 24 ATPs. सर इन क्रेब साइकिल में सर। हाँ, in Krebs cycle total 12 ATPs will be produced. Yes sir. Will be produced from 1 ग्लूकोज। और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेना 12 into 2, तो वो कितना हो जाएगा? 24। क्या ये सबको समझ आया? यस सर। हाँ, तो एक क्रेब साइकिल से कितना ATP प्रोड्यूस होगा? 12 ATP प्रोड्यूस होगा। और बच्चों, अगर हम लोग देखें कि ग्लूकोज से कितना एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है? सर 2। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए कितना क्रेब साइकिल चाहिए? 2 चाहिए। 2 क्रेब साइकिल चाहिए। तो इसीलिए टोटल कितना ATP बनेगा? 24 ATP बनेगा। तो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। और कुछ बच्चा मतलब इतना भूख लग जाता है उनको कि जो ही लगता है इनको सर ने पूछना स्टार्ट किया वो भाग जाते हैं, और वो मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते। ये एक रिवीजन है आप लोगों के लिए, 2 मिनट या 3 मिनट में ले लूंगा। तो इसीलिए जो भी कोई मिनट होगा, सेकंड होगा, आप जल्दी रिवाइज करते रहो। चलो अब आप लोग बता दो मुझे, यहाँ में दिया है, टेल मी किस स्टेप में FADH बनता है क्रेब साइकिल में?
Name that step. Step 6 sir. जरा क्या है उस स्टेप का नाम बताओ, सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है उस स्टेप में? FADH2 जहां बनता है, Product है fumarate. प्रोडक्ट है फ्यूमरेट, और क्या बना था उधर में? FADH2। हाँ, चलो अब तमन्ना विल टेल मी कि तमन्ना, how many ATP are produced indirectly during the link reaction? बच्चों कोई बताएगा मुझे लिंक रिएक्शन से टोटल कितना ATP बना था? Yes, sir. 24. हाँ वेरी गुड, कितना बना था? 24. ना लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन में Sir 6 ATP. 6 ATP। लिंक रिएक्शन में कितना NADH बना था? सर 2। तो चलो अब मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बस ये गिना लूंगा जरा। ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP बना? ग्लाइकोलाइसिस में 6 और 8। 6 या 8। जरा लिंक रिएक्शन में कितना? लिंक रिएक्शन में सर 6। जरा क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज से कितना बनता है? 24। जरा जोड़ लो आप, 24 प्लस 6 कितना हो गया? 30। और अगर 30 को 6 प्लस करें तो कितना हो गया? 36। या अगर Yes, sir. 30 को प्लस करें 8 तो कितना हो गया? 38। तो क्या कहा था मैंने, एरोबिक रेस्पिरेशन के समय कितना ATP प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से? 36 और 38 38। तो ये है उसका बैलेंस शीट जो आपको मैंने तभी कहा था इनिशियल लेक्चर में। ये हम लोग जस्ट ब्रश अप दे रहे हैं, लेकिन आपको इसको वास्ट तरीके से पढ़ना है। तो आई होप आप लोग घर पे अब और मेहनत करेंगे, और ये क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन आपको नेक्स्ट लेक्चर में एकदम से टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। और अगर मॉड्यूल जो है उसमें क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहना, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? ओके सर। Sir, यस sir, do we need to watch the recorded video that you said to watch? If suppose everything is clear to you, there is no need to watch the recorded lecture, so that will be the wastage of time for you. Okay, sir. अगर आपने पूरा समझ लिया तो क्यों फायदा? इससे बेटर है बुक्स पढ़ते जाओ और बुक से रिवाइज करते रहो, मेमोराइज करते रहो। क्लियर? और जिस बच्चे का कोई नेटवर्क इशू है वो देख सकता है, आपको जरूरत नहीं है अगर सारा क्लियर हो चुका है। ठीक है सर, थैंक यू। एंड आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ। बाय बाय। Okay sir. Bye bye sir. बाय।